Everyone, I'm Kripa Shankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Today in this session, I'm going to discuss about the most important MCQs of the law of torts, which is going to be relevant for your Allahabad University LLM entrance examination and any other examination in which this law of tort is being asked. Okay, so let's start. हमारा पहला क्वेश्चन है कि द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट इज कंटेन्ड इन। अब इसमें इंस्टीट्यूट पूछ रहा है कि किस इंस्टीट्यूट में लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन दी हुई है। तो इंस्टीट्यूट कौन सा है हमारा, हमने आपको क्लास में भी बताया है क्रैश कोर्स के, वो है द लिमिटेशन एक्ट 1963। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस होने जा रहे हैं इनको आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो और इसके बाद में आप काउंट करना कि आपका कितना सही जाता है। ओके ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा द वर्ड टॉर्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम दी। अब उसमें हमें कौन सा वर्ड बताना है। टार्टम वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज की वर्ड से आया हुआ है, ये इंग्लिश से आया हुआ है कि फ्रेंच से आया हुआ है कि लैटिन से आया हुआ है कि ग्रीक से आया हुआ है। हमें इसमें से चूज करना है कि जो वर्ड टार्टम है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो वर्ड टार्टम है वो लैटिन का वर्ड है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टार्ट इज डिफाइंड इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 अंडर व्हिच सेक्शन। इसमें हमें सेक्शन नंबर बताना है लिमिटेशन एक्ट का जिसमें द वर्ड टार्ट इज डिफाइंड। अब आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। हाँ, बिल्कुल सही, सेक्शन 2M। हमने इसको क्रैश कोर्स में बहुत एम्फेसिस देके बताया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डिफाइंस द टर्म टॉर्ट। वहाँ पे हमने क्या डेफिनेशन बताई थी कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओके, आगे बढ़े हम, तो आंसर हो जाएगा हमारा C 2M। अगला क्वेश्चन हमारा है टॉर्ट इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ व्हिच ओरिजिनेट इन। अब इसे पूछ रहा है कि टॉर्ट एक स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ है, वो कहाँ पे किस देश में ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है कि फ्रांस में हुआ है कि इंडिया में हुआ है कि इंग्लैंड में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हमने क्रैश कोर्स में बता रखा है, आप लोग मार्क करो, ठीक है। तो ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा टॉर्ट इम्प्लाइज अ ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड डिटरेंस को करता है कि वोल्यूशन को करता है कि कंडक्ट को करता है कि कंसेंट को करता है। तो क्या ट्विस्टेड, हमने इसको भी बता रखा है, मार्क करो आप लोग, कंडक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। जो इंडिया का टॉर्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड पे बेस्ड है। बिल्कुल सही आंसर, ए इज द राइट आंसर। हाँ, हमने इसमें बताया था कि आर्टिकल 372 अनुच्छेद 372 जो भारतीय संविधान का है वो बात करता है कि जो कस्टम ट्रेडिशंस ये सब जो है जो लागू हैं जिनको स्पेशली रिपील्ड नहीं किया गया है वो तब भी अप्लीकेबल होंगे जब देश आज़ाद हो चुका होगा और कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया होगा, इनेक्टमेंट या इन्फोर्स्ड हो गया होगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो लॉ ऑफ टॉर्ट हैज़ डेवलप्ड मेनली थ्रू। अब लॉ ऑफ टॉर्ट मेनली थ्रू किससे डेवलप हुआ है जी, बताइए आप लोग। कस्टम एंड प्रेसिडेंट से कि जुडिशियल डिसीजन से कि इनेक्टमेंट से कि ऑल ऑफ द अबव से। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो इनेक्टमेंट से डेवलप नहीं हुआ है बट वो जुडिशियल प्रेसिडेंट से यानी डिसीजन से हुआ है, या कस्टम से भी नहीं हुआ है बट जुडिशियल प्रेसिडेंट डिसीजन से हुआ, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। बेसिकली टॉर्ट इज ए स्पेसीज ऑफ, हमको बताना है टॉर्ट किस चीज़ की स्पेसीज है। तो टॉर्ट इज ए स्पेसीज ऑफ सिविल इंजरी। ओके, सी इज द राइट आंसर। 8वां का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिवाइडेड रॉन्ग्स एज प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग में रॉन्ग को किसने डिवाइड किया है, हमने आप लोगों को उसमें बता रखा है क्रैश कोर्स में, आप लोग बताइए। जी बिल्कुल, ब्लैक स्टोन इज द राइट आंसर। ब्लैक स्टोन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं।
whether for a wrong both tortious liability and criminal liability may arise। अब ये पूछ रहा है क्या एक साथ tortious liability और criminal liability arise हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हमने क्लास में क्या बताया है जी, बिल्कुल हो सकती है, एक साथ दोनों अराइज हो सकती हैं। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूटी अंडर द लॉ टॉट इज टुवर्ड्स, किसके खिलाफ हमारी ड्यूटी होती है। बिल्कुल सही आंसर, सी इज द राइट आंसर, वर्ड एट लार्ज। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच इज, अब ये किसके द्वारा इम्पोज की जाती है, वेदर इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ आर इम्पोज्ड बाय द पार्टीज आर इम्पोज्ड बाय पीनल लॉ आर इम्पोज्ड बाय सोसाइटी, किसके द्वारा इस चीज को इम्पोज किया गया है। तो द टॉट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच इज इम्पोज्ड बाय लॉ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉट इज अ वायोलेशन ऑफ, टॉट किस चीज का वायोलेशन है। अब हमें इसमें आंसर मार्क करना है, हमने क्रैश कोर्स में अपने बताया हुआ है, आप लोग इसको आंसर करो। हाँ, वीडियो पॉज करो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सबका सही आंसर, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, क्या अचीव नहीं करना चाहता है ये, वेदर इट वांट्स टू क्रिएट डिटरेंस, इंपोजिशन ऑफ मोरल ब्लेम, की कंपेंसेशन, करेक्टिव जस्टिस। तो ये डिटरेंस बिल्कुल क्रिएट करना चाहता है, कंपेंसेशन, बट ये मोरल ब्लेम नहीं लगाना चाहता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। लिखा, टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, क्वेश्चन है हमारा, टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, हमें आंसर मार्क करना है। ए ऑप्शन इज, देयर मस्ट बी ए सम एक्ट और ओमिशन ऑन पार्ट ऑफ ए डिफेंडेंट। Number B is the act or omission should result in violating of legal right vested in a plaintiff। बिल्कुल सही आंसर, सबका सही है, बिल्कुल सही, C is the right answer, दोनों है, both A and B। The next question is, which statement is correct for an act of tort। अब इसमें हमें बताना है कि act of tort क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल रॉन्ग होता है कि क्या होता है, बेटा बताओ। बिल्कुल, ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ सही है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉर्चियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स द पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। किस ज्यूरिस्ट ने इस बात को बोला है, विनफील्ड ने बोला है, पोलाक ने बोला है, सलमन ने बोला है कि किसी ने नहीं बोला है। हाँ बेटा बताओ, कमेंट सेक्शन में सब लोग वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, विनफील्ड ने बात बोली है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसबाई वर्सेस वाइट केस इज अ लीडिंग केस टू एक्सप्लेन द मैगजिम, किस मैगजिम को ये बेटा एक्सप्लेन करता है, क्रैश कोर्स में हमने बताया, आपको नहीं बताया है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, तो मार्क कीजिए, बिल्कुल सही, इंजुरिया साइन डैमनो, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स, इसमें हमें इस जो मैगजिम है इसकी मीनिंग बतानी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर इज 19 का क्या मार्क करोगे, इंजूरिया साइन डैमनम मतलब, हाँ बिल्कुल सही आंसर, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट विदाउट डैमेज और लॉस, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ बिल्कुल, when there is a no wrong without a remedy, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। when there is a right there is a remedy, ubi jus ibi remedium, okay, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैमनम साइन इंजूरिया इज अ लैटिन मैगजिम व्हिच मीन्स, इसका मतलब क्या बेटा, डैमेज कॉज्ड टू प्लेंटिव विदाउट लीगल इंजरी, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें हमने आपको कोचिंग का एग्जाम्पल दिया था, याद है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डैमनम साइन इंजूरिया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ उबी जस इबी रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ एसबाई वर्सेस वाइट, एसबाई वर्सेस वाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ उबी जस इबी रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द केस ऑफ,
किसमें, एसबाई वर्सेस वाइट, अभी पिछला क्वेश्चन और ये सेम है बिल्कुल ठीक। द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी इज, हमने क्रैश कोर्स में देखा था कौन प्रोपाउंड किया इसको, सलमन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस एक्सप्लेन्स द मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनम, कौन है, तो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये एमएलए वाला केस है, आप लोगों ने उस समय सही बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे क्रैश कोर्स में इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स दैट देयर इज नो लॉ ऑफ टॉर्ट बट देयर इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यही है पिजन होल थ्योरी, किसने बोला है ये बात, यस बिल्कुल सही, सलमन ने बोला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट द डैमेजेस आर, कैसे डैमेज दिए जाते हैं, बिल्कुल सही, प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस द डैमेज इज, क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है कि नॉट प्री डिटरमाइंड होता है कि फिक्स्ड बाय द पार्टीज बिफोर हैंड होता है, तो बेटा ये अनलिक्विडेटेड होता है, अनलिक्विडेटेड मतलब नॉट प्री डिटरमाइंड, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर टॉर्चियस लायबिलिटी आर, अभी पिछले भी क्वेश्चन में हमने देखा है कैसा, लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड, पीनल की इम्प्रिजनमेंट, अनलिक्विडेटेड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैलिस इज इन लॉ मीन्स, मैलिस इन लॉ का मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली, बिल्कुल सही, बट विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैलिस इन फैक्ट मीन्स, हाँ बताओ, मार्क करो आप लोग, बिल्कुल सही, अ रॉन्ग एक्ट डन इंटेंशनली विद इविल मोटिव, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, द मैक्सिम एक्सटर्पी काजा नॉन ओरिटर एक्सियो मीन्स, इसका मतलब क्या है हमें बताना है, तो आप लोग बताओ, बिल्कुल सही, फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो कॉज ऑफ एक्शन, अगर आप कोई काम करते हो और उसमें आप ही की पूरी पूरी गलती है तो आपके पक्ष में कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, क्या प्रूव करना जरूरी है बेटा, बिल्कुल सही, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओन्ड टू द प्लेंटिफ, बिल्कुल सही। ये ऐसे हम लोगों ने देखा था ना वो डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस, जिंजर बियर वाला, उसमें जो मैन्युफैक्चरर था जिंजर बियर का, उसकी ड्यूटी थी कि वो केयर करे, किस व्यक्ति का केयर करे, उस व्यक्ति का जिसको वो जिंजर बियर सर्व की जानी है, ठीक है। तो उस जिंजर बियर जिसको सर्व की जानी है उस कस्टमर को उस मैन्युफैक्चरर का नेबर माना गया था, किस केस में, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में, ठीक है। अगला केस, अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द कोर्ट ऑफ एक्सचेकर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लोक्विटर, किस केस में कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने रेस इप्सा लोक्विटर प्रिंसिपल को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, तो ये केस है हमारा ए इज द राइट आंसर, स्कॉट वर्सेस लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स कंपनी, स्कॉट वर्सेस लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स कंपनी, हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्लेंटिफ हैज अ राइट ही मस्ट ऑफ नेसेसिटी हैव अ मीन्स टू विंडिकेट द एंड मेंटेन इट एंड a remedy if he is injured in the exercise of enjoyment of it, and indeed it is a vain thing to imagine a right without a remedy. For what of right and want of a remedy are reciprocal. The above mentioned rule was laid down by Chief Justice Holt in 1703, in which case, तो चीफ जस्टिस हॉल्ट किस केस में प्रोपाउंड किया इस चीज को, उबिजस इबी रेमेडियम को, एसबाई वर्सेस वाइट के केस में, बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, उबिजस इबी रेमेडियम ही, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैज डेवलप्ड मेनली थ्रू, फिर वो क्वेश्चन जो शुरू में हमने पढ़ा था, बताइए, बिल्कुल सही आंसर, जुडिशियल डिसीजंस। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजर हैज डिफाइंड टॉर्ट एज,
फ्रेजर की डिफिनीशन, इसको हमने क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ा है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाउएवर द करेक्ट आंसर इज, फ्रेजर की डिफिनीशन जो टॉट की है वो सी वाले ऑप्शन में जो लिखी हुई है, एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. C is the right answer. आंसर पद्मावती दुर्गा नायिका आप लोगों को पता है नहीं है, एसबीआई वर्सेस वाइट पता है आपको कि नहीं है, एंड वो वुल्फ रिज वर्सेस समरी हो सकता है आपको ना पता हो। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी एग्जाम टाइम में और कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना पता हो, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसमें ऑप्शन बी और सी को आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आपको ना ए ऑप्शन पता है कि और ये का फैक्ट क्या था और ना डी का फैक्ट पता है। अब 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि ये क्या हो जाए, सही हो जाए या गलत हो जाए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आप अपनी OMR सीट देखो, ठीक है। OMR सीट में मैच करो कि ऊपर के जो भी ऑप्शन क्वेश्चन आपने अभी तक अटेम्प्ट किए हैं उसमें कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही जा रहे हैं। अगर बी, मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, मान लीजिए सपोज कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को जो आपने सॉल्व किया तो उसका ऑप्शन क्या आ रहा था, बी आ रहा था, और 4 का भी बी आ रहा था। 3 और 4 का क्या ऑप्शन आ रहा था, बी। 3 का भी बी आ रहा था, 4 का भी बी आ रहा था, ठीक है। और 5th वाले क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है। 5th वाले के लिए आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि बी और सी नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आप देखते हैं कि 6th और 7th नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब उसमें आपने देखा 6th का ए आ गया और 7th का भी ए आ गया, तो आप क्या कीजिए कि 6th और 7th के कंटिन्यूएशन में पीछे आकर के 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए मार्क कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर आंसर की, जब ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूँ जब उसमें देखोगे तो जो ऑप्शन सेट किए जाते हैं वो कई बार सिमिलर आंसर होते हैं। अगर नोटिस कीजिएगा, अगर अभी तक ना किया हो, कि अगर ए ऑप्शन चल रहा है तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर ए ही होगा, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है और आप एलिमिनेट करके 2 ऑप्शंस पे पहुंच गए हो तो उस ऑप्शन को चूज करो जो कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। ये मैंने तरीका ऐसे बता दिया आपको कि ए काम करता है, ठीक है। एग्जाम टाइम में बहुत काम करता है। जहाँ पे हमें कुछ नहीं आ रहा होता है वहाँ पे लगाना है, जहाँ आ रहा होगा वहाँ पे मत लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेसेसिटी। नेसेसिटी इज अवेलेबल एज अ डिफेंस व्हेन द हार्म इज काज्ड। क्या है, हार्म इज काज्ड टू प्रिवेंट ए ग्रेटर इविल, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हमारा एन इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच could not have been foreseen and avoided. B is the right answer. Inevitable accident. अगला क्वेश्चन है द मैक्सिम साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब बताना है हमको। तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने बता रखा है आपको, मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन द टॉर्ट। टॉर्ट का वैलिड डिफेंस क्या नहीं है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, बिल्कुल सही, साइंटी नॉट फिट इंजूरिया टॉर्ट में। देखो टॉर्ट का जो डिफेंस होता है वो वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया होते ही है, VNFI भी इसको कहते हैं। विज मेजर यानी एक्ट ऑफ गॉड होता ही होता है, कंसेंट तो होता ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल डिफेंस इन टॉर्ट। नेसेसिटी है, प्राइवेट डिफेंस है, कंसेंट है, बट इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी नहीं है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कंसेंट गिवन टू अंडरगो एन ऑपरेशन कैन नॉट स्यू अ सर्जन लेटर बाय द डिफेंस ऑफ, ठीक है, वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। डी इज द राइट आंसर। इसके प्रोविजन अपने IPC के 92, 93, 94 इन सब में दिए हुए हैं, जाकर के पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रेस्क्यू केसेस फ्रॉम एन एक्सेप्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ। रेस्क्यू केसेस किस चीज़ में आ जाते हैं बेटा, बिल्कुल सही, वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया में आ जाते हैं। अगर आप रेस्क्यू करने गए हो, आपको चोट लग जाती है तो वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलें। देखो एक तो ये भी हो गया, और रेस्क्यू केसेस कई केसेस में होता है कि वो नेसेसिटी का भी पार्ट होता है। मान लीजिए कि आग लगी हुई है और मान लीजिए A, B और C का घर 3 लाइन से बना हुआ है, A के घर में आग लग गई, अब नेसेसिटी की वजह से आप B का घर गिरा सकते हो कि C के घर में भी आग न लग जाए, ठीक है। तो नेसेसिटी, बट इसका आंसर हो जाएगा हमारा वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ज़्यादा करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज डिफेंस इन एक्शन ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट में क्या नहीं यूज किया जा सकता है? बिल्कुल सही, अ टैक्स पेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल फैक्ट इज फिक्स फॉर देमसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय व्हिच मैक्सिम। आप लोग बताओ आंसर इसका। रेस इप्सा लोक्विटर, बिल्कुल सही आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट टॉर्ट फीचर इज। अब इसमें हमें बताना है कि जॉइंट टॉर्ट फीचर की लाइबिलिटी क्या होती है। तो ये जॉइंट भी हो सकती है, सेवरल भी हो सकती है, मतलब अलग अलग भी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है। बी इज द राइट आंसर। आप लोग वीडियो को पहले पॉज कर लिया कीजिए, क्वेश्चन दिखे, उसके बाद आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद चेक कीजिएगा। अगर नहीं कमेंट सेक्शन में आप आंसर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेन और पेपर ले लीजिए और उसमें आंसर लिखते रहिए। इसका बी करेक्ट आंसर होगा, और बाद में मैच कीजिए कि कितना सही जा रहा है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर इज। इंडिपेंडेंट और टॉर्ट फीचर की जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है? सेवरल होती है, अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, द लीडिंग केस इन व्हिच द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस फॉर डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वाज फाइनली इस्टेब्लिश्ड इन। कौन से केस में किया गया है रिमोटनेस ऑफ डैमेज को इस्टेब्लिश? बिल्कुल सही, रे पॉलेमिस एंड फर्नेस विधि एंड कंपनी केस। सी इज द राइट आंसर। अगला केस है हमारा, द लैटिन वर्ड इंजुरिया साइन डैमनम लिटरली मीन्स। इंजुरिया साइन डैमनम का लिटरल मीनिंग क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म नोवस एक्टस इंटरवेनियंस मीन्स। क्या होता है? बिल्कुल सही, बी रिमोटनेस ऑफ डैमेज। इसका हमने मीनिंग उसमें कुछ और भी लिखवाया है, वो भी याद करके रखिएगा हमेशा, क्योंकि वही मेन मीनिंग है। ये तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया गया है शॉर्ट फॉर्म करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज कैन बी डिटरमाइंड बाई। रिमोटनेस ऑफ डैमेज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो आप? बिल्कुल, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की तरह। मैंने बोला था ना कि अगर कोई सीरीज ऑफ एक्ट हो रहा हो, उसके बीच में कोई इंटरवेनिंग एक्ट आ जाए तो रिमोट हो जाती, दूर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजुरिया साइन डैमनो। इंजुरिया साइन डैमनो का मतलब क्या है बेटा? यस यस, if a person legal right is violated he can bring an action even though he has not suffered a loss। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इज नॉट द ओनली रेमेडी फॉर अ टॉर्ट एंड दैट फॉर सम टॉर्ट इट इज नॉट इवन द प्राइमरी रेमेडी। दे आर अदर रेमेडीज ऑल्सो। दे आर क्या होगा? इंजंक्शन। इंजंक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। अब अगर मास्टर की लायबिलिटी हमें पता करनी है तो वो कब हो सकती है मास्टर की लायबिलिटी? मास्टर की लायबिलिटी तब हो सकती है जब वो सर्वेंट क्या हो? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। ये हमने क्रैश कोर्स में नहीं बताया था, क्योंकि इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को खुद पता होगा पहले से। ठीक है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाइज व्हेन। डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी कब अप्लाई होती है बेटा? बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव में, प्रिंसिपल एजेंट में भी होती है, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स में भी होती है, मास्टर सर्वेंट में भी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी किसमें लागू होती है? बिल्कुल सही, ऑल आर करेक्ट। प्रिंसिपल एजेंट में होती है, मास्टर सर्वेंट में होती है, पार्टनर में भी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान किस चीज़ से रिलेटेड है? तो विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट से। इस बात को हमने लिखवा रखा है आपको क्रैश कोर्स में कि विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान किससे रिलेटेड है? वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी द लायबिलिटी इज। कैसी लायबिलिटी होती है वाइकेरियस लायबिलिटी में? जॉइंट एंड सेवरल होती है। मतलब अगर वर्कर यानी एम्प्लॉय काम करके चला आता है या सर्वेंट काम करके चला आता है तो उसके लिए सर्वेंट भी लायबल होगा और मास्टर तो लायबल होगा ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू। कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश किस चीज़ से रिलेटेड है? इस केस को भी हमने लिखवा रखा है आपको, वो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लायबिलिटी ऑफ ए मास्टर फॉर एक्ट्स
ऑफ ए सर्वेंट इन लॉ ऑफ टॉर्ट इज कॉल्ड, क्या होती है, अभी हम पढ़ रहे हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लायबिलिटी ऑफ ए मास्टर फॉर एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कॉल्ड वाइकेरियस लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मीन्स, कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से का मतलब क्या होता है, ये भी किस चीज का प्रिंसिपल है, वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है बेटा, ही हु एक्ट्स थ्रू अदर्स एक्ट हिमसेल्फ, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हमने आपको इसका फुल फॉर्म भी लिखवा रखा है, ठीक है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बट ये किस चीज से रिलेटेड है, ये भी वाइकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, अभी मैजिम हम लोगों ने देखा, किससे रिलेटेड है ये, वाइकेरियस लायबिलिटी। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके और आंसर किस में कमेंट सेक्शन में करोगे, या तो खुद से आंसर अपने सीट पे लिखते रहोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द केस ऑफ रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस विरदी चंद इज रिलेटेड टू, तो रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस विरदी चंद इज रिलेटेड टू टार्चियस लायबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी इज द राइट आंसर, टार्चियस लायबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिम रिस्पॉन्डिएट सुपीरियर होना चाहिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रिस्पॉन्डिएट सुपीरियर होता है। इसका मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल होता है या मास्टर होता है या मालिक होता है, जो भी होता है, जो सुपीरियर होता है कुल मिला के वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही, सर्वेंट कैसे लायबल हो जाएगा, प्रिंसिपल भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके एक्ट के लिए, एजेंट के एक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन, केस ऑफ कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किस चीज से रिलेटेड है, बिल्कुल सही, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, अभी हमने पीछे भी देख रखा है। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, जस्टिस का नाम बताना है मैम, जस्टिस का नाम बताना है मैम, बताइए आप लोग कौन से जस्टिस थे, बिल्कुल सही, जस्टिस ब्लैकबर्न ने जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस था उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस उसको प्रोपाउंड किया, किसने, जस्टिस ब्लैकबर्न ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज लेड डाउन इन व्हिच केस, अभी हमने पिछले ही अपने क्वेश्चन में देख लिया, किसमें, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में। अगला क्वेश्चन है, द केस ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर हैज लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ कौन सी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ लैंड ओनर। अगला क्वेश्चन, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज कंटेन्ड इन किसमें, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द एस्केप इज ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, मिस्टेक से होगा, नेग्लिजेंस होगा, इनएविटेबल होगा, बट इसके एक्ट ऑफ गॉड क्या है, उसका एक्सेप्शन है, किसका, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, पुअर कंडीशन ऑफ द लैंड, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंप्लाइज टू स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, उसमें एकदम पनिशमेंट सॉरी कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बहुत सारे क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन व्हिच केस द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज लेड डाउन, किस केस में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी लेड डाउन किया गया था, तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। अगला केस है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ टू एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ डिफेंडेंट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ डिफेंडेंट एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए और स्केप आप क्या हो जानी चाहिए उस डेंजरस थिंग का, जिसको यूज करने के लिए वो नॉन नेचुरल हो रहा है। अगला क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द कैटल फॉर कैटल ट्रेसपास एक्ट इज 24 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल ए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, कैसी लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन आर, अब हमें बताना है कि ट्रेसपास टू पर्सन किन किन 3 चीज़ों से हो सकता है, तो वो असॉल्ट से हो सकता है, बैटरी से हो सकता है और किससे हो सकता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से हो सकता है, डिफेमेशन से नहीं होता है बेटा,
फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से होता है, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, असॉल्ट इज ए, असॉल्ट क्या है? क्या वो क्राइम है, क्या वो टॉर्ट है, क्या क्राइम एज वेल एज टॉर्ट है, कि नन ऑफ द अबव है? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर, दोनों है, क्राइम भी है टॉर्ट भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, टू स्पिट एट अ पर्सन डिलिबरेटली इज एक्शनेबल एज द टॉर्ट ऑफ, किसी के ऊपर थूक देना क्या है? बैटरी है, क्योंकि उसके हम बॉडी को टच कर रहे हैं, कि चाहे थूक से ही क्यों ना कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का बेटा मतलब क्या है, ये हमें बताना है। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है? अ टोटल रेस्ट्रेंट, इम्प्रिजन मतलब चारों तरफ से उसको कहीं आने जाने की क्या हो, व्यवस्था ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। सी इज द राइट आंसर। टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ ए पर्सन्स लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन को क्या मतलब होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर द टार्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देयर शुड बी, क्या होना चाहिए उसके लिए? बताइए आप लोग। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है टोटल रेस्ट्रेन ऑफ लिबर्टी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, टार्ट ऑफ इंटिमिडेशन वाज प्रोपाउंडेड इन, किस केस में टार्ट ऑफ इंटिमिडेशन प्रोपाउंड किया गया था? इस चीज को हमने अपने क्रैश कोर्स में नहीं बताया हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पेन पे, जो भी जहां भी नोट्स बना रखे हों, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, रूक्स वर्सेस बर्नार्ड के केस में किया गया। इसमें रूक्स वर्सेस बर्नार्ड के केस में टार्ट ऑफ इंटिमिडेशन को प्रोपाउंड किया गया, टार्ट ऑफ इंटिमिडेशन प्रोपाउंड किया गया रूक्स वर्सेस बर्नार्ड के केस में। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि नुइसेंस इज, नुइसेंस क्या है? नुइसेंस के बारे में बताना है हमें। एग्जैक्टली, नुइसेंस इज एन एक्टिविटी, डी इज द राइट आंसर। नुइसेंस इज एन एक्टिविटी on an occupier's property that unreasonably interferes with the neighbor's right to the enjoyment of his her own property. D is the right answer. किसी दूसरे के प्रॉपर्टी से इंटरफेयर करना मतलब अपने अगर खेत में अपने घर पे आप धुआं कर दे रहे हो और वो सांस लेने में उनको तकलीफ दे रहा है आपके पड़ोसी को, तो क्या हो जाएगा बेटा? वो नुइसेंस हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपका घर एक लोकेलिटी में बना हुआ है और वहीं पे ला करके आप आटा चक्की लगा देते हो। राधे श्याम और गुरुप्रसाद का केस हम लोगों ने देखा था। तो आटा चक्की लगा दिया आपने, खट 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 दिन रात चलता रहता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी, ठीक है, उनका मेंटल पीस खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया? नुइसेंस हो गया। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नुइसेंस एज ए टॉर्ट वाज डिफाइंड एज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट। किसने ये बात डिफाइन की है? एग्जैक्टली विनफील्ड ने डिफाइन की है, क्योंकि विनफील्ड ने लॉ ऑफ टॉर्ट बताया है और सलमान ने बताया लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब बहुत सारे हेडिंग हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है तो क्या है? टॉर्ट है। लेकिन एज पर सलमान लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो सकता है, कोई जो प्री डिटरमाइंड हेड ऑफ टॉर्ट है सिर्फ वही हो सकते हैं, अगर वो उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट फुलफिल होते हैं तो टॉर्ट है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ नुइसेंस द इसेंशियल्स आर। हमें इसेंशियल बताना है कॉन्स्टिट्यूट करवाने के लिए। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए, इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड होना चाहिए और डैमेज होनी चाहिए उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर इन और कनेक्शन विद इट इज नोन एज टॉर्ट ऑफ नुइसेंस। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, नुइसेंस कैन बी, नुइसेंस किन तरीके का हो सकता है? पब्लिक नुइसेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्राइवेट नुइसेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? सी, बोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोथ होता है, पब्लिक भी होता है प्राइवेट भी होता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल इन एन एक्शन इन द टॉर्ट ऑफ नुइसेंस। टॉर्ट ऑफ नुइसेंस में कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं? अबेटमेंट अवेलेबल है। अबेटमेंट मतलब किसी चीज़ को वो कर देना, माफ़ कर देना। अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? हाँ किया जा। इंजंक्शन मतलब किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है। आपको बुखार होता है, आपके बुखार को रोकने के लिए क्या लगा दिया जाता है? इंजेक्शन लगा दिया जाता है, रुक जाता है, ठीक है। इंजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसआरए में पढ़ाया जाता है। एसआरए मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें परमानेंट इंजेक्शन, टेम्पोररी इंजेक्शन, इन सब की बात की गई है, ठीक है।
और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन हो सकता है कि नहीं? तो ये नहीं हो सकता है। एक्शन फॉर डैमेजेस हो सकता है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस टू द टार्ट ऑफ न्यूइसेंस। टार्ट ऑफ न्यूइसेंस का जो डिफेंस है बेटा वो क्या है? प्रेस्क्रिप्शन है, स्टेचुटरी अथॉरिटी है, कि बोथ है, कि नन है? तो बोथ है, प्रेस्क्रिप्शन भी है और स्टेचुटरी अथॉरिटी तो है ही। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट इन द टार्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज ऑफ। टार्ट ऑफ नेग्लिजेंस में स्टैंडर्ड ऑफ केयर कैसी रिक्वायर्ड है? बिल्कुल सही, हाईली स्किल्ड पर्सन की बेटा नहीं रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो एक रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन की रिक्वायर्ड। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द रॉन्ग ऑफ नेग्लिजेंस देयर इज अ ब्रीच ऑफ। क्या ब्रीच होता है नेग्लिजेंस के? उसमें बिल्कुल लीगल ड्यूटी का ब्रीच होता है ऑफ द डिफेंडेंट। ऑफ द डिफेंडेंट नहीं, एग्जैक्टली ऑफ द डिफेंडेंट। और राइट किसका इन्फ्रिंज होता है? प्लेंटिफ का। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रूल रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस वाज लेड डाउन इन व्हिच केस। किस केस में रूल रिगार्डिंग नेग्लिजेंस को लेड डाउन किया गया है? हमने आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया है, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। डी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेग्लिजेंस इज कल्पेबल केयरलेसनेस। नेग्लिजेंस जो है कल्पेबल, ये कल्पेबल मतलब सजा पाने लायक, मतलब कल्पेबल मतलब होता है कि खराब। ठीक है, गिल्टी। ठीक है, ये किसने बोला है? नेग्लिजेंस इज ए कल्पेबल केयरलेसनेस। जी बिल्कुल सही, सलमान ने बोला है। अगला क्वेश्चन, इन डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन द ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर वाज फिक्स्ड टुवर्ड्स। किसके टुवर्ड्स फिक्स की गई है? डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन की। बिल्कुल सही, अल्टीमेट कस्टमर, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा उसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एस्टैब्लिश द सिविल टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड ऑब्लाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स टू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स देयर कस्टमर। डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर वाज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन व्हिच केस। बिल्कुल सही, आप जितने लोगों ने भी डी आंसर मार्क किया सबका सही है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेस इप्सा लोक्यूटर इज ए। हमने इस बात बहुत एम्फेसिस किया है क्रैश कोर्स में कि ये रूल ऑफ एविडेंस है, सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय व्हिच मैक्सिम। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज रेस इप्सा लोक्यूटर। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर वाज एक्सप्लेन्ड इन। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर किस उसमें एक्सप्लेन किया गया है? तो वो जोन्स वर्सेस बॉयस में किया गया। ये हमने आपको नहीं बताया है, फिर भी आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर वाज एक्सप्लेन्ड इन जोन्स वर्सेस बॉयस। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल इज एसोसिएटेड विद। लास्ट अपॉर्चुनिटी जो रूल है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से एसोसिएटेड है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉरहिल वर्सेस यंग इज ए फेमस केस ऑफ। बॉरहिल वर्सेस यंग किस चीज़ का फेमस केस है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, नर्वस शॉक और रिमोटनेस ऑफ डैमेज दोनों का है। बी, डी इज द राइट आंसर। बॉरहिल वर्सेस यंग इज ए फेमस केस ऑफ नर्वस शॉक एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कल्पलता एंड कल्पलेविस मीन्स। इसका मतलब बेटा क्या होता है? इन दोनों का हमें मीनिंग बताना है। कल्पलेटा मीन्स होता है द ग्रास नेग्लिजेंस और कल्पेल्विस मतलब होता है स्लाइट नेग्लिजेंस। हमने आपको नेग्लिजेंस की तीन वो बताई है क्या? एक नेग्लिजेंस सिंप्लिसिटर, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक कंपोजिट नेग्लिजेंस। तो एक ग्रास नेग्लिजेंस और स्लाइट नेग्लिजेंस किसका पार्ट है? वो नेग्लिजेंस सिंप्लिसिटर का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन ए मोटर एक्सीडेंट remained physically unhurt but suffered myalgic encephalomyelitis, पता नहीं क्या लिखा हुआ, जो भी लिखा है, a psychiatric illness with which he had earlier suffered but which was then in remission।
ही क्लेम्ड डैमेज फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ द मोटर कार, विल ही सक्सीड, क्या ये सक्सेस इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भैया अगर उस समय इसको वो बीमारी नहीं थी और हो गई है एक्सीडेंट की वजह से, तो क्या होगा? सक्सेस करेगा। दो दिस इलनेस वॉज नॉट फोर्सिएबल बट सम फिजिकल हार्म वॉज फोर्सिएबल। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू टॉर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफेमेशन आर। डिफेमेशन हमने क्रैश कोर्स में बताया कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके। कौन कौन से? लाइबल एंड स्लैंडर। तो ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डेफेमेशन बाय स्पोकन वर्ड और जेस्चर इज नोन एज, क्या कहेंगे बेटा उसको? बिल्कुल सही, स्लैंडर कहेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है। और जो लाइबल होता है वो किस फॉर्म में होता है? परमानेंट फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन एस्टेब्लिशिंग अ केस इन लाइबल? कौन सा है? अ सेक्शन ऑफ पब्लिक हु नो लेस द प्लेंटिव, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, टार्ट ऑफ डिफेमेशन कैन बी इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्या हो सकता है? लिविंग पर्सन का हो सकता है, डिसीज्ड पर्सन का हो सकता है, कि दोनों का? दोनों का हो सकता है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नो एक्शन लाइज फॉर डिफेमेशन इफ डिफेमेटरी मैटर इज रिटन, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डी, डी इज द राइट आंसर। इन ए लेटर बट नॉट पोस्टेड एंड केप्ट इन ओन कस्टडी। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज एब्सोल्यूट प्रिविलेज अप्लाई? एब्सोल्यूट प्रिविलेज कब अप्लाई होता है? बताइए आप लोग। बी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट मेड इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आर एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड एंड नो डिफेमेशन केस कैन बी फाइल्ड। ओके। अगला क्वेश्चन, डिफेमेशन इज डिवाइडेड इनटू लाइबल एंड स्लेंडर। अंडर लाइबल और सिलेंडर में किस कहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया इसको? तो इंग्लिश लॉ ओनली में किया गया। ठीक है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है लाइबल सिलेंडर। ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हिच एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन? टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन में क्या रिकॉर्ड नहीं है? तो आंसर बेटा हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल इंटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डिफेमेशन तो हो जाता है ऐसे, ठीक है, उसमें इंटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो की नहीं जाती हैं, हो जाती हैं। आप लोगों को पता होगा, कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या क्या ऐसी चीज़ है जो की नहीं जाती, हो जाती है। उसमें से एक डिफेमेशन भी है, किया नहीं जाता, हो जाता है, उसमें रॉन्गफुल इंटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक डिफेंसेस अवेलेबल इन सेक्शन फॉर डिफेमेशन? आंसर कीजिए आप लोग। प्रिविलेज, ट्रूथ, फेयर कमेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। बिल्कुल, ट्रूथ इज ए डिफेंस इन डिफेमेशन इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सही है कि गलत है? सही है, ए इज द राइट आंसर, सब्सटेंस ओनली। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए विल बी लाइबल फॉर डिफेमेशन? डिफेमेशन के लिए किस सिचुएशन में लाइबल होगा? ए राइट्स ए लेटर कंटेनिंग अ डिफेमेटरी मैटर अबाउट बी एंड ए कीप्स इट इन सील्ड एनवेलप विद हिमसेल्फ, क्या लाइबल हो जाएगा? नहीं होगा। अगला ऑप्शन, सेंड्स इट इन अ सील्ड एनवेलप टू बी बट इट इज ओपनड बाय हिज एज बटलर, क्या होगा? लाइबल नहीं होगा। सेंड्स इट इन सील्ड एनवेलप टू बीज वाइफ, अगर बी की वाइफ को सेंड कर दिया बेटा तो क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफेमेशन? डिफेमेशन क्या नहीं है? तो लाइबल है आपको पता है, स्लैंडर है आपको पता है, एंड इम्प्यूटेशन व्हिच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स अ पर्सन्स रेपुटेशन, इन्यूंडो जिसे कहते हैं। ठीक है। अगला है बैटरी, तो बैटरी नहीं है। बैटरी तो एक वो है टॉर्ट अगेंस्ट फिजिकल बॉडी, ओके, टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट्स इन। अब पूछा जा रहा है इसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में कंसिस्ट क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में भैया इंस्टीट्यूटिंग अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कहोगे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कि मनी रिकवरी प्रोसीडिंग को कहोगे, कि बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग को कहोगे, कि लिक्विडेशन प्रोसीडिंग को कहोगे?
ए इज द राइट आंसर। ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग को मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, केस ऑफ अवरांत वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी इज अबाउट, ये केस किस चीज से रिलेटेड है, तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, इन ए सूट फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ, हमें आंसर बताना है, क्या है प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। दैट प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट, और कोई भी उसके पास रीजनेबल और प्रोबेबल काज नहीं था, और वो जो था वो टर्मिनेट हो गई किसके फेवर में, प्लेंटिफ के, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्शन फॉर ट्रेसपास कैन बी ब्रॉट बाय ए पर्सन, कब किया जाएगा ट्रेसपास का एक्शन, कौन ब्रॉट कर सकता है, आप पजेसर आल्सो भी, ठीक है, और ओनर जो भी है दोनों, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास ऑफ प्रॉपर्टी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, बिल्कुल सही, अनजस्टिफाइबल फिजिकल इंक्रोचमेंट ऑफ वन पर्सनस लैंड, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेसपास टू लैंड इज अ रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग अगेंस्ट क्या है, ट्रेसपास क्या है, रॉन्ग अगेंस्ट, बताइए बताइए, बिल्कुल सही, अगेंस्ट पोजेशन है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेमेडी फॉर द ट्रेसपास ऑफ लैंड, ट्रेसपास ऑफ लैंड की रेमेडी क्या है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, री एंट्री करोगे, एक्शन फॉर इजेक्टमेंट लाओगे, एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट दोगे, इसे मेसने प्रॉफिट नहीं कहते, मीन प्रॉफिट कहते हैं, ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिम साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब बताना है हमें, इसका मतलब आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं, मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। अगला क्वेश्चन, ये स्टोन क्वेरी केस वाला था इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इवन इफ द हार्म टू द प्लेंटिफ हैज बीन कॉज्ड मेलिशियसली नो एक्शन कैन लाई फॉर द सेम अनलेस द प्लेंटिफ कैन प्रूव दैट ही हैज सफर्ड लीगल इंजरी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज प्रिंसिपल इनिशिएटेड, तो ये क्या कौन सा केस था बताइए आप लोग, बिल्कुल सही, ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। अगला क्वेश्चन हमारा, द लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द कैटल फॉर कैटल ट्रेसपास एज, कैसा है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती भैया। अगला क्वेश्चन, ट्रेसपास टू गुड्स एज, ट्रेसपास टू गुड्स किसकी होगी, बिल्कुल सही, एक्शनेबल पर से होगी, ट्रेसपास टू गुड्स एज एक्शनेबल पर से। So my friends, I hope you found this video informative. Thank you for watching it. Thank you.